कल 9th क्लास का साइंस का कंपार्टमेंट का पेपर है और किसी भी क्वेश्चन पेपर से पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास साइंस का सेशन 2024-25 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट साइंस का कंपार्टमेंट का पेपर कल देने वाले हैं इस वीडियो को जरूर देख लें। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इन टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है। बेटा एक बात मैं और क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन पेपर को दिखाने का यह मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। यहां पर जो टॉपिक हम कवर करेंगे उनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। तब आपको कंसेप्ट समझना है ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन जब कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में बदले बिना सीधे ही गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहां उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन सी। लेकिन बेटा आपको कंसेप्ट समझना है। आपने एक एक्टिविटी की होगी कि आपके पास एक चाइना डिश के अंदर रेत, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है। आपने तीन चीजें मिला ली हैं, रेत, नमक और अमोनियम क्लोराइड। इन तीनों को आपने चाइना डिश में रखा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। इस तरह से आपने रखा है और इसको नीचे बर्नर की सहायता से हीट कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। बेटा नमक का नहीं होता, रेत का नहीं होता, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के और पूछ सकते हैं कि नमक, रेत और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को आप किस प्रकार अलग करेंगे। तो सीधा आंसर है कि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग होता है। नमक और रेत में से रेत को छानकर अलग करेंगे और नमक को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अलग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान करिए जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। बेटा फिर से आपको कंसेप्ट समझना है कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैल जाना। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडी विलियन जो होते हैं, कोलाइडल में लिख रहा हूं बेटा, कोलाइडल, ये जो विलियन होते हैं ये प्रकाश को फैला देते हैं। तो आपको पहचानना है इन चार ऑप्शन में कोलाइडल विलियन कौन सा है। अगर आप ऑप्शन बी देखते हैं तो पानी और दूध का जो मिश्रण है यह टिंडल प्रभाव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दूध एक कोलाइडल विलियन है। अब इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल याद करने हैं कि कोलाइडल विलियन कौन कौन से हैं। एक तो दूध हो गया, उसके बाद बेटा पेंट, आप लोगों ने पेंट देखा है वो भी कोलाइड होता है। उसके अलावा स्याही वो भी कोलाइड होती है और आपका जो रक्त है वो भी कोलाइड है। तो ये सभी टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। प्रकाश का कोलाइड के कणों पर फैल जाना ही टिंडल प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 3, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। बेटा फिर से कंसेप्ट समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। किसी भी एटम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को उसके कोशों में बांट देना उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब जो मैग्नीशियम है इसका संकेत Mg होता है और इसका परमाणु क्रमांक है 12। बेटा इन 12 इलेक्ट्रॉनों को मैग्नीशियम के अलग अलग कोशों में बांटना है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको पता है, दूसरे में 8 आते हैं आपको ये भी पता है, तीसरे में भी मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन्हें बांटना है। मैं आपको दिखा देता हूं लिखकर कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसको बांटेंगे 2, 8, 10 हो गए हैं। 2 और 8 कितने चाहिए, 12 करने हैं तो आगे 2 और आ जाएंगे। 2, 8 और 2 तो आंसर आपका सी बन जाएगा। आपको इस प्रकार से कंसेप्ट को समझना है। आपके पेपर में मैग्नीशियम के अलावा किसी और का भी पूछ सकते हैं, एल्यूमिनियम का पूछ सकते हैं, सोडियम का पूछ सकते हैं। कभी कभी बेटा आपसे किसी आयन का पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि Na+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए। सोडियम आयन बन गया है, जिस पे प्लस ऊपर आ गया इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है लेकिन सोडियम प्लस का परमाणु क्रमांक अब 10 बन गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बनेगा, 2 और 8 बन जाएगा। इस प्रकार से आपको कंसेप्ट समझना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ध्यान से पढ़ के उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जब मानव गाल की कोशिका की स्लाइड तैयार की जाती है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती है तो प्रत्येक कोशिका के केंद्र के पास एक गहरे रंग की गोलाकार या अंडाकार बिंदु जैसी संरचना देखी जाती है।
ऊपर वर्णित सही अंगक की पहचान कीजिए। मतलब मानव गाल की कोशिकाओं को बेटा सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं, इसके सेंटर में एक बिंदु जैसी संरचना दिखाई दी, यह केंद्रक होता है। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है तो कोशिका प्राशरण द्वारा जल खो देती है, ऐसे विलयन को कहा जाता है। बेटा क्वेश्चन आप समझे, आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन में आपने एक विलयन ले रखा है। विलयन क्या होता है, पानी में कोई नमक या लवण आपने घोल दिया, चीनी घोल दी, कुछ भी घोल दिया है और इसके अंदर कोई कोशिका डाल दी है। बेटा प्रत्येक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। अब होता क्या है, अगर बाहर की सांद्रता कम होती है, जहां जैसे यहाँ लिखा गया है जल की सांद्रता कम है, बेटा जल की सांद्रता मतलब पानी की मात्रा कम है, तो होगा क्या, बाहर अगर पानी कम है तो कोशिका के अंदर से पानी बाहर निकल आएगा। उल्टा हो जाए, अगर बाहर जल ज्यादा है, अंदर जल की सांद्रता कम है, तो पानी अंदर चला जाएगा। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए अति प्रासरण दाबी विलयन, की बाहर विलयन का प्रासरण दाब बहुत ज्यादा है, इसलिए कोशिका के अंदर से जल बाहर आ गया। आपको यह कंसेप्ट समझना है बेटा, प्रासरण दाब समझना है, पढ़ लेना एक बार अच्छे से। प्रश्न नंबर 7, कौन सा विभजोतक तना और जड़ के बढ़ते सिरे में मौजूद रहता है। मैंने एक वीडियो बेटा आपसे पहले भी शेयर की थी, उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपको कहा था कि उत्तक वाले पार्ट को जरूर पढ़ लेना। जो विभजोतक उत्तक होते हैं, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और विभजोतक मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। ये कंसेप्ट आपको समझना है। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 शीर्ष विभजोतक उत्तक होता है बेटा, शीर्ष, ठीक है। शीर्ष कौन से होते हैं, वो उत्तक जो किसी पौधे में जड़ और तने के सिरों पर होते हैं। मान लीजिए ये कोई पौधा है बेटा, जमीन के नीचे जड़ें होती हैं, ऊपर पत्तियां निकलती हैं, तो जो एंड बनते हैं सिरे, इन सिरों पर जो उत्तक है उसका नाम है विभजोतक उत्तक। और जो सिरों पर है, इसकी कोशिकाएं लंबाई बढ़ाने में सहायता करती हैं। तो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी शीर्ष विभजोतक, यानी वह उत्तक जो जड़ और तने के सिरों पर होता है उसे शीर्ष विभजोतक कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र कहलाता है। बेटा वाहन में जो दूरी होती है उसको देखने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता बताता है और हाइड्रोमीटर पानी की मात्रा बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा था। एक ट्रक अचानक उसके सामने रुका, ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर वैन को रोक दिया। ड्राइवर सूटकेस को बांधना भूल गया था। यदि रुकने पर जड़त्व के कारण सूटकेस किस तरफ गिर जाएगा। बेटा एक वैन जा रही है, इस वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा हुआ है, ये सूटकेस रखा है। मान लीजिए वैन इस तरफ जा रही है और बांधा नहीं गया है, तो जब इसमें ब्रेक लगेंगे तो आप समझ जाएंगे सूटकेस आगे की ओर गिरेगा। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी सामने की ओर। यह जड़त्व के नियम के कारण होता है। बेटा यही कंसेप्ट आपको समझना है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन में आपको और बताता हूं कि जब आप एक दरी को छड़ से पीटते हैं तो उससे धूलकण बाहर आ जाते हैं, क्यों। या दूसरा क्वेश्चन कि जब एक पेड़ की शाखाओं को आप झड़कते हैं तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, क्यों। इन सब का कारण है जड़त्व का नियम। बेटा जड़त्व होता क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहने की कोशिश करती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब रुकी हुई है, तो वो रुका रहने का प्रयास करती है। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जब वैन पर ब्रेक लगाए गए, जो सूटकेस ऊपर रखा था वो क्या करेगा, वो गति में था तो गति में रहने का प्रयास करेगा और एकदम से आगे गिर जाएगा। तो आंसर आपका है सी। बेटा एक प्रश्न और इसी कंसेप्ट पर कि जब आप गाड़ी में खड़े हैं और गाड़ी में अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, आप किस तरफ गिरेंगे। समझ गए होंगे, जब चलती गाड़ी में ब्रेक लगेंगे तो आप आगे की तरफ, सामने की तरफ गिरेंगे। अगर आप गाड़ी रुकी हुई है, आप खड़े हुए हैं, गाड़ी चलना शुरू कर दे, आप किस तरफ गिरेंगे। जवाब अपने आप देंगे, चलो बता देता हूं, आप पीछे की तरफ गिरेंगे। यह सब जड़त्व के नियम के कारण होता है। आपको कंसेप्ट समझने हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। निम्न में से शक्ति ज्ञात करने के लिए सही समीकरण चुनिए। बेटा शक्ति क्या होता है, लिख दिया कार्य करने की दर। कार्य क्या होता है, उसको W से बोलते हैं और दर मतलब कितने समय में,
तो W/T पावर बराबर W/T होता है। इसका आंसर आपका बनेगा बी, P बराबर W/T। बेटा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसी पे आधार पे, शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये आपको अपने आप करना है, आप पे छोड़ रहा हूं। और एक और पूछ सकते हैं बेटा, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलें, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप करना कि 1 किलोवाट आवर को हमें जूल में चेंज करना है, आप अपने आप करना, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार। प्रश्न नंबर 11, साक्षी एक इमारत की सीढ़ियां चढ़ती है और जमीन से 8 मीटर ऊपर पहुंचती है। यदि उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात क्या होगी। बेटा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है m गुणा जी गुणा एच। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h हाइट। अब इसने क्या कहा है, वह जमीन से 8 मीटर ऊपर पहुंच गई तो हाइट हो गई 8, क्योंकि भाई इमारत पे चढ़ के गई है तो कुछ ऊंचाई तय की है, यहां पहुंच गई है जमीन से ऊपर, तो हाइट उसकी है 8 मीटर। तो m इसने दिया है बेटा, m 40 किलोग्राम दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है 10 और h का मान है यहाँ पर 8, गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32, 3200 जूल आ जाएगा बेटा आपको आंसर। तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी बन जाता है 3200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वह अभिलक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है निम्न है। बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आयाम। जब ध्वनि गति करती है तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा ध्वनि के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं, और जहां पर कण सघन होते हैं उसे बोलते हैं कंप्रेशन, संघनन, और जहां कणों के बीच स्थान ज्यादा खाली होता है उसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन यानी विरलन। और इन्हें हम इस प्रकार दिखाते हैं कि ध्वनि इस तरफ गति कर रही है तो ध्वनि तरंगें यूं चलती हैं, संघनन, विरलन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, और इस ऊंचाई को या इस गहराई को आयाम हम बोलते हैं। तो ध्वनि का जो प्रबलता है वो आयाम द्वारा निर्धारित होती है, आंसर ए। बेटा पढ़ लेना, आवृत्ति के द्वारा उसकी पिच निर्धारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय या फेफड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए एक चिकित्सा यंत्र का उपयोग करते हैं, चिकित्सा यंत्र का नाम चुनिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बेटा, आप लोगों ने देखा भी होगा, डॉक्टर कान में लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट अपने कान में, और उसके ऊपर एक यहाँ पर गोल गोल एक इंस्ट्रूमेंट यंत्र होता है जिसको आपके चेस्ट पे लगाते हैं, पीठ पे लगाते हैं और सुनते हैं, उसका नाम है स्टेथोस्कोप, आंसर सी। बेटा आपसे पराध्वनि के उपयोग पेपर में पूछ सकते हैं, पराध्वनि के 3 उपयोग बताइए, यह आपने जरूर पढ़ना है, ध्वनि वाले क्वेश्चन से आपसे पार्ट से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मछली प्रजाति मिश्रित मछली संवर्धन में सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कटला। बेटा इस पार्ट से आपसे मधुमक्खी पालन से मधुमक्खी की किस्मों के नाम पूछ सकते हैं, जो गाय या भैंस की देसी और विदेशी नस्लों के नाम आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे केवल उनके एग्जाम्पल ही पूछेंगे, देसी और विदेशी नस्लों के नाम आपको याद करने हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय नहीं है। बेटा वांछनीय होता है आवश्यक, जरूरी, आपको मधुमक्खी पालन करना है तो कौन सी बात जरूरी नहीं है। पहला, मधुमक्खियां बहुत अच्छी तरह से प्रजनन करती हैं, यह जरूरी है। दूसरा, मधुमक्खियां लंबे समय तक छत्ते में रहती हैं, बेटा यह भी जरूरी है। मधुमक्खियों में मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है, यह तो बहुत जरूरी है, अगर वो शहद ही इकट्ठा नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा। चौथा है, मधुमक्खियां अधिक डंक मारती हैं और विभिन्न चरागाहों में चली जाती हैं, यह जरूरी नहीं है। तो आपका उत्तर बन गया ऑप्शन डी। बेटा मधुमक्खियां अगर डंक मारेंगी और चरागाहों में भाग जाएंगी तो हमें फायदा क्या होगा, शहद कहां से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी कृषि संबंधी विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। बेटा कंसेप्ट समझे, चारा फसल कौन सी होती हैं, वे फसलें जो पशुओं को हम खिलाते हैं चारे के रूप में। अब आपको चारा खिलाना है तो फसल कैसी होनी चाहिए, उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत सारी शाखाएं होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा चारा मिले। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, लंबाई और सघन शाखाएं होना, ये उसकी विशेषता है ताकि आपको अच्छा चारा मिले बेटा ज़्यादा मात्रा में। प्रश्न नंबर 17 से 20 ये कुछ हिंट दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 17, अभिकथन ए,
रसोई से गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाती है। अभी कथन ए बिल्कुल सही है बेटा, यह बात बिल्कुल सही है। आपने महसूस भी किया होगा कि जब खाना गर्मा गर्म बनता है ना तो आपको महक दूर से आ जाती है। इसका कारण दिया है, गैसों में अन्य गैसों का विसरण बहुत तेजी से होता है। विसरण को डिफ्यूजन बोलते हैं, कि एक गैस दूसरी गैस में बहुत जल्दी मिल जाती है। बेटा यह बिल्कुल सही है और यह इसकी सही व्याख्या भी है, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2, अभिकथन ए है, स्टोमेटा पौधे की पूरी सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बेटा यह बात बिल्कुल गलत है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा पौधे की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को बोलते हैं। आप लोगों ने स्टोमेटा का चित्र भी देखा होगा। स्टोमेटा कुछ इस प्रकार के होते हैं बेटा, बीन शेप की कोशिकाएं उनकी होती हैं इस तरह से, ठीक है। और ये पत्तियों के ऊपर वाले सरफेस पे या नीचे वाले सरफेस पर होते हैं। तो पहली बात गलत है। दूसरी बात, कारण आर दिया है, स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, आर सही है। तो इसका उत्तर क्या बनता है बेटा? इसका आंसर बनता है डी। आप ऊपर पढ़ लेना, ये हिंट दिए गए हैं कि ए गलत है, ए असत्य है, आर सत्य है, तो आपको उत्तर डी देना है, ठीक है। तो आंसर बन गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा उससे पहले एक बात और बता दूं मैं, ऊपर वाष्पोत्सर्जन पूछा गया, आपको नहीं पता हो तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तों में स्टोमेटा द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर छोड़ देना, उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और गैसीय विनिमय क्या होता है? गैसीय विनिमय होता है गैसों का आदान प्रदान। स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र हैं पत्तों में, वहां से पौधे CO2 तो अंदर ले लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। अब प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। अभिकथन ए, जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उस वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहा जाता है। बेटा यह बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, अब इस पे आपने इस साइड से बल लगा दिया और दूसरी तरफ से भी बल लगा दिया गया फोर्स, या मान लो आपने दूसरी तरफ से बल नहीं लगाया, यह जमीन पर रखी हुई वस्तु है, नीचे घर्षण बल हो रहा है, घर्षण जमीन से हो रहा है, आप इसको घसीट रहे हैं, और जो घर्षण बल है वो हमेशा विपरीत दिशा में होता है, वो मान लीजिए आपके बल के बराबर है, तो वस्तु हिलेगी नहीं, उसे संतुलित बल बोलते हैं। अब कारण आर है, जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर, किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसमें त्वरण में परिवर्तन हो सकता है। बेटा त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, और यह बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाली बात है उसकी यह एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका उत्तर बनेगा इस बार बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन ए, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। बेटा ये जो बात है बिल्कुल सही है। ये मान लो आपकी अर्थ है, इसके चारों ओर कोई उपग्रह घूम रहा है, ये कोई उपग्रह है, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो शून्य होता है, ठीक है। दूसरी बात, कारण आर दिया है, पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और फिर कक्षा बदलकर चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगता है। यह बात बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है, आपका आंसर बनेगा सी, ठीक है। अब खंड ख देख लेते हैं, जहां पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 भाग 19, विकल्प ए या बी में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। विकल्प ए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करें। उबलते पानी और भाप में से किसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है? बेटा वाष्पीकरण वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का पढ़ना, पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसने क्या कहा गया है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करें। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम पानी है, लिक्विड है, 1 किलोग्राम है बेटा ये। इस 1 किलोग्राम को इसके क्वथनांक पर हमें गैस में बदल देना है, मतलब पूरे पानी को भाप में बदल देना है। तो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी वह इसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। अब उसके बाद पूछा है, उबलते पानी और भाप में किसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है? बेटा उबलते पानी और भाप में स्टीम की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि समान तापमान पर पानी और समान तापमान पर भाप में से अगर आपके ऊपर गिर जाए तो किस में अधिक जलन होगी और क्यों? बेटा समान तापमान पर उबलते हुए पानी और भाप में से भाप में जलन ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाप की
गुप्त ऊष्मा अधिक है। समझ में आ गया, आपको पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, वाष्पीकरण की दर में अधिक वृद्धि के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? कोई दो कारक लिखिए। बेटा वाष्पीकरण की दर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए नंबर 1 तापमान में वृद्धि, तापमान अगर आप बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नंबर 2 होता है सतह क्षेत्रफल, अगर आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला है बेटा वायु की गति, तीसरा वायु की गति, अगर वायु ज़्यादा तेज चल रही है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, गर्मियों में अगर आपको पसीना आ गया है और आप पंखे के नीचे बैठ गए तो आपका पसीना सूख जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के योजनाबद्ध चित्र बनाइए। बेटा 3 अवस्थाओं के योजनाबद्ध चित्र, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, तो बेटा एक चित्र आपको ऐसा बनाना है। ठोस पदार्थ में खाली स्थान बहुत कम होता है, इस तरह आप कणों को बनाएंगे। दूसरा है द्रव, द्रव पदार्थों में खाली स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है ठोस के मुकाबले, थोड़ा ऐसे बना देंगे, इस प्रकार से थोड़ा गैप दिखा देंगे आप। और जो गैस होती है बेटा, गैस में पदार्थ के कणों के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, तो गैस का चित्र ये बना देंगे, इस प्रकार से आप खाली स्थान ज़्यादा दिखा देंगे। तो 3 चित्र आपको बनाने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन से कारक पदार्थ में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण बनते हैं? बेटा किस कारण से कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है? मतलब पानी आपने देखा है, पानी से बर्फ भी बन जाती है, पानी से भाप भी बन जाती है, तो किस कारण होता है? एक तो तापमान के कारण और दूसरा होता है दाब या दबाव के कारण, प्रेशर। ठीक है, ये आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 23, दिए गए विलयन में से उन घटकों की सूची बनाएं जो विलेय और विलायक है। बेटा आपको यहाँ पर सोडा जल और टिंक्चर आयोडीन में विलेय और विलायक बताना है। पहले ये समझे विलेय और विलायक कौन सा होता है। विलेय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, समझ गए। अब सोडा जल है, इसमें जल ज़्यादा मात्रा में है तो जल तो हो गया यहाँ पर विलायक, और जो सोडा बच गया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हो गया विलेय। अगला टिंक्चर आयोडीन। बेटा टिंक्चर आयोडीन आपको पता होना चाहिए होता क्या है। टिंक्चर आयोडीन में एल्कोहल के अंदर आयोडीन को घोला जाता है, एल्कोहल इसमें मिला दिया आयोडीन, तो यहाँ पे एल्कोहल तो है विलायक और जो आयोडीन है वो है विलेय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विकल्प ए या बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, कोशिका के केंद्र के अलावा किन्हीं 2 अंगकों के नाम बताइए जिनका अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, वे अपने प्रोटीन का संश्लेषण भी स्वयं करते हैं, कैसे? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 2 अंगक है केंद्र के अलावा, एक का नाम तो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और दूसरा है हरित लवक, हरित लवक या जिसको प्लास्टिड आप लोग बोल देते हो, हिंदी में हरित लवक कहेंगे। तो 2 अंगक हैं जिनका अपना डीएनए होता है। ये अपने प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं? बेटा प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम द्वारा होता है, राइबोसोम। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, पढ़ लेना, कल आ जाएगा। अगला प्रश्न बी, पादप कोशिकाएं एवं जंतु कोशिकाओं से, पादप कोशिकाएं एवं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? कोई 2 अंतर बताइए। बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफरेंस बताना है। पहला, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, बेटा पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा, पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो एक तरफ होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल शायद रिपीट हो जाए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, इसका गणितीय समीकरण भी लिखिए। बेटा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान छोटा एम है। अब कोई भी 2 वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती हैं, इस बड़े वाली वस्तु ने छोटे वाली भी बल लगा रखा है और छोटे वाली ने बड़ी वाली बल लगा रखा है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार कि प्रत्येक वस्तु
दूसरी वस्तु पर बल लगाता है, और जो बल लगाने का जो अनुपात है वो डिपेंड करता है, वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए इनके बीच में दूरी d है, तो आपका उत्तर बन जाता है F बराबर इस निशान को जब हम बराबर के निशान में बदलते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, स्थिरांक g बराबर m गुणा में छोटा m बटे में d का स्क्वायर। ये इसका गणितीय व्यंजक है। बेटा पढ़ लेना, एक बार पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 26, सरल लोलक के गोलक के दोलन का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण के नियम का वर्णन कीजिए। बेटा सरल लोलक क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक धागा है, आपने उससे एक पेंडुलम को बांध दिया और इसका दोलन कर रहे हैं। आप इसको पकड़ के छोड़ दें, एक बार तो ये इधर आएगा, इस तरफ आ जाता है, एक बार इस तरफ जाएगा, इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम हाइट जरूर होगी। ठीक है, तो जो हाइट है, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये ऊपर आके एक बार रुकेगा फिर नीचे आएगा, वहाँ पर कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर रहेगी। ठीक है, ये आपको बताना है। अब खंड ग आ गया है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ रहा हूँ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को में वर्गीकृत कीजिए। बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आपके में कल आ सकता है। भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? बेटा देखते हैं। भौतिक, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद कागज को मोड़ना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बेटा पहचान में आ गया होगा। अब बात करते हैं केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन की। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और कागज का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के आणविक द्रव्यमानों की गणना करें। परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। बेटा पोटेशियम का 39 है, तो 2 गुणा 39, जितने जितने परमाणु हैं उससे गुणा करते जाएंगे। कार्बन का दिया हुआ है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दिया, तो 16 दिया 48, इनको जोड़ लेंगे। ऐसे ही आपको CO2 का निकालना है। सिंपल सा प्रश्न है बेटा, आप निकाल लेंगे, गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। पहला तो होता है साइज। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनका साइज छोटा होता है और यूकैरियोटी का साइज यानी आकार बड़ा होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटी में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटी में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। अगला, प्रोकैरियोटी में केवल 1 क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटी में 1 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटी में कोशिकांग नहीं होते, यूकैरियोटी में कोशिकांग होते हैं। तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 30, अगर मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बाकी क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप इन्हें एक बार पढ़ लेना और इससे रिलेटेड सभी टॉपिक आपको देखने हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बेटा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और एक बात मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपको पेपर पास करने के लिए कम से कम 27 अंक कल के पेपर में लेने होंगे। ठीक है, इस पेपर को पढ़ लें, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बेटा ये पिछले साल का मतलब जो अभी पेपर हुआ था वो है जो मॉर्निंग शिफ्ट का है। ये मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप एक बार इनको पढ़ लेना। बेटा समस्थानिक वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक, इनके अनुप्रयोग, कोबाल्ट वाले का अनुप्रयोग, ये सब पढ़ लेना। और मैंने मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के पेपरों की आंसर की पहले ही शेयर की थी, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको आंसर की मिलानी है तो बेटा ऑफिशियल आंसर की भी आपको मिल जाएगी। आप एक बार इन प्रश्नों को देख लें। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना।